हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर कर देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक का MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में नहीं बन पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं है, क्योंकि इन सारी किताबों का मैं गहन अध्ययन किया हूं। मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उस पर मैं कार्य करूंगा। टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। तो इसका पहले मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए आप लोग आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से देखते हैं। सैंड्रोकोट्स के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये किए थे विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के ब्रह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। VVI क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? तो यह हुआ था मौर्य वंश का शासन हुआ था। यहाँ पर एक ट्रिक है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। ट्रिक है, हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। ह से हिर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कुषाण वंश, और सा से सातवाहन वंश। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका ट्रिक है, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ह से हिर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कुषाण वंश, और सा से सातवाहन वंश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह था तक्षशिला। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त में वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी? तो ये किए थे चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, न कि पाली भाषा का। ध्यान देना है, यहाँ पर VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में की गई थी? पाटलिपुत्रा में की गई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का। अभी मैंने ट्रिक में बताया है, आप लोग कर लीजिए, बहुत बेनिफिट उसका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्रा को किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? लकड़ी का बना था। VVI क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था कौन सा था? तो वह था भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है अशोक। इंडिका के लेखक कौन था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 18, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका आंसर है क्या? चंद्रगुप्त ने हराया था। सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर है राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी को बोला जाता था, या मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिला को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख का खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी जो है सो अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो वह है धर्मदेव। धर्मदेव के नाम से उल्लेख हुआ है। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? धर्मदेव के नाम से उल्लेख है। VVI क्वेश्चन है, अदर बुक में जल्दी देखने को मिलता नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो यह है मास्को का लघु अभिलेख। मास्को का लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है किससे? तो यह है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अशोक का रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह है बिहार के चंपारण जिला में। कहाँ है? बिहार के चंपारण जिला में। क्वेश्चन नंबर है 30, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर है 32, मेगास्थनीज ने, क्वेश्चन नंबर 32 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था?
कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वह है 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज का इंडिका नामक पुस्तक में। भाग एवं बलि थे, क्या थे? भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ये भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मौर्य काल में सीता भूमि का क्या तात्पर्य था? तो यह राजकीय भूमि था। क्या था? राजकीय भूमि। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो यह इंडिका में ऐसा उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 37 में मिलान करने के लिए दिया है, ये उपनाम दिया है। तो चंद्रगुप्त को किस उपनाम से भी जाना जाता था? तो सैंड्रोकोट्स के उपनाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार को क्या बोला जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को पियदसी के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है तीसरी। इसका भी एक ट्रिक है, अक। इससे आप लोग देख सकते हैं। ट्रिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। अब आगे देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन को। वन लाइनर क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा। वीवीआई क्वेश्चन है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने भी चंद्रगुप्त मौर्य से ही की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस में ब्रिसल और कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्त की जो रचना है मुद्राक्षस, उसमें ब्रिसल और कुलहीन कहा गया है। बौद्ध साहित्य महावंश एवं अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में उसे निम्न कुल का माना गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य महावंश तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में उसे निम्न कुल का माना गया है। नंद वंश के शासक घनानंद को हराने में चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है? राजनीतिक से है। चलिए आगे देखते हैं। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें यह उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। वीवीआई क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। आगे है, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना
का हेलेना का ही नाम था कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए थे। कौन दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। अपने पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया और युद्ध की संधि के तहत उसने 4 प्रांत दिया था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। किसने किया था? एपियानस ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। वीवीआई क्वेश्चन है। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास जैन परंपरा में संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। जैन परंपरा में किसकी पद्धति द्वारा हुई थी? तो संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य की साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार। वह कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। सुभद्रांगी बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। सुभद्रांगी कौन थी? बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। बिंदुसार के अन्य नाम हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, अमित्रघात। अमित्रघात किसको बोला जाता है? तो बिंदुसार को ही बोला जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात बोला जाता है, अर्थात शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। अमित्रों के डीज यूनानियों द्वारा नंदसार आदि भी कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकोस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकोस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के काफिलों को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा था। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। दिव्यदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। वीवीआई क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मौस्की और गुर्जरा
व नेटूर एवं उडगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वीवीआई क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ मास्की और गुर्जरा का ही वर्णन किया गया है, जबकि इसमें 2 और अभिलेखों का वर्णन किया गया है, नेटूर और उडगोलम। जबकि भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस स्तंभ में? तो भाब्रू स्तंभ में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लिनी के अनुसार डायोनिसियस, जो कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार पाटलिपुत्रा में आया था। उपगुप्त का नाम के बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। भाब्रू अभिलेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है, या भाब्रू अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से संबंधित था। जबकि भाब्रू अभिलेख के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। किसने किया था? अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला? अफगानिस्तान से। और शेष जो भी लिपि प्राप्त हुए भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी दई है। इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटाने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। मौर्य काल में भाग एवं बलि मुख्य रूप से राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि मुख्य रूप से राजस्व के स्रोत थे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा गया है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में
पादेट्री पैंथलर ने की थी, जबकि इसको सबसे पहले पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था 1837 में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिसप को मिली थी। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। शीर्ष अष्ट अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितनी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय 7 था। प्रांतों में चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रांतों का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय या आहार में किया था, जो विषयपति के अधीन था। अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था एवं भ्रमणशील गुप्तचर को संचार कहा गया है। एक ही स्थान पर जो काम करता था उसको एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था, और जो घूम करके काम करता था उसे संचार कहते थे। सरकारी भूमि सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति ने ही की थी। इसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईस्वी पूर्व में, और मगध में शुंग वंश की नींव डाली थी। यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। यह किसका वध करके किया था? तो बृहद्रथ का वध करके किया था। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। फिर से देखते हैं, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। तो इस तरह से मेरा आज जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक आगे आप वेट कीजिए और मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।